चलिए, गुड इवनिंग। पॉलिटी की क्लास होगी आप लोगों की अभी। जैसा आप लोगों ने अभी देख लिया, 70वीं 2 बार हो गया है। दोनों का आपने क्वेश्चन पैटर्न भी देखा होगा। तो ये वाला थोड़ा सा जो 69वीं हुआ था, उसके कंपैरिजन में बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा गया। अचानक से इतना उम्मीद लोगों ने नहीं किया होगा कि 69वीं में इस तरह का सवाल पूछने के बाद अचानक से 70वीं में जो है सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल जो आप याद करके जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनाते हैं, एमसीक्यू जितना बनाते हैं, वही सब पूछा गया। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाला, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो आंसर निकलता है, वो सब सारे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। सीधे सीधे सवाल पूछे गए। बजट का कौन सा आर्टिकल है, तो अगर आप पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए कोई दिमाग उसमें नहीं लगा सकते कि नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, जीरो है आपके पास। तो सीधा आर्टिकल से सवाल पूछा गया। 102 ब्रैकेट में सब क्लॉज आर्टिकल 2 ये क्या है, इसके बारे में सवाल था। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों ही जो एग्जाम हुए दिसंबर में और अभी 4 तारीख को जो हुआ है। लेकिन जो तैयारी आप लोग करेंगे, इसको बेस मान के नहीं करें। ये 70वीं की परीक्षा को बेस मान के नहीं करेंगे। होगा क्या कि आप पीटी में भले ही याद करके निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अगली सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि कितना कठिन सीढ़ी हो गया, कैसे पीटी में अचानक से और मेंस में इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया। तो जो आप तैयारी करेंगे उसमें आप पिछले 5 साल के जो सवाल हैं, 65th के बाद ऑनवर्ड्स, 65वीं के बाद जो भी बीपीएससी का पैटर्न रहा है, 66वीं 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं सबको मिला के, और फिर आप अपना बेस तैयार करके और तैयारी करें। वो आपको फिर भी हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में। कि 71वीं का पैटर्न आपको पता नहीं, हो सकता फिर से 69वीं की तरह हो जाए। तो सामान्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं पॉलिटी में, 10 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। 10 तो मिनिमम, किसी साल 12, किसी साल 13। 10 से 12 13 सवाल आपको पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप ये क्लास में जो पढ़ाया जाएगा और प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट वर्क, ये अगर आप कर लेंगे तो 90% 80% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको लक्ष्मीकांत, डीडी बसु ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है पीटी के लिए। पीटी के लिए खासकर, और मेंस के लिए भी मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत से आपका काम नहीं चलता है। उसमें आपका करंट अफेयर से लेके बहुत ज़्यादा एनालिसिस पूछा जा रहा है। तो मेंस की बात अलग करेंगे कभी। लेकिन जो आपका पीटी का जो लेवल है, अगर 5 साल 6 साल के सवाल को भी अगर आप देखते हैं लास्ट 5-6 साल के, तो आप एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक और ये क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, इस दोनों को अगर कर लेते हैं, 80 to 90% आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 150 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन, अगर 10 में से 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है तो कोई बात नहीं है। 100% तो ऐसे भी कट ऑफ 150 में 150 जाएगा नहीं। कट ऑफ इस बार भी आप अगर देखेंगे तो 90-100 इसी के आसपास रहना चाहिए, मोर और लेस। 90-100 मतलब 150 में से 60%, 60% ही आप। तो पॉलिटी में अगर आप 90% कर लेते हैं, 80% कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही आपको सब जगह आपको एफर्ट डालने होंगे। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपका हिस्ट्री हो गया है, इतिहास। आप लोग पीटी की तैयारी कर लिए हैं? मॉडर्न हिस्ट्री नहीं हुआ? मॉडर्न, हाँ वही मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, जो पलासी से पार्टीशन तक का जो सफर है, वो आप लोग कर लिए हैं ना? ठीक है। नहीं हुआ है? कभी ना कभी करेंगे ही। और कितने लोग हिंदी मीडियम के हैं? अच्छा, तो हिंदी वाले पहले हाथ करिए। इंग्लिश वाले कितने हैं? हाँ, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। कोई बात नहीं। जैसे संविधान ने सम्मान किया है माइनॉरिटीज का। आप धीरे धीरे समझेंगे कि कितना हमारा संविधान बेहतरीन संविधान है, कि
जो लोग संख्या बल में कम हैं उनके भी हितों की बात करता है, उनके भी हितों की रक्षा करने की बात करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली जो सरकार होगी वो आखिर इंसान ही तो होंगे ना। जो सरकार में आएंगे वो आखिर इंसान ही होंगे, और जो इंसान होता है अपने इतिहास से, अपने भूगोल से, जहां वो रहता है, अपने कल्चर से, संस्कृति से प्रभावित होता है। और कभी भी आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि बिना उस पुराने जो उसका इतिहास है, बिना उसका कल्चरल का इम्पैक्ट के अपना वो फैसला ले सके या डिसीजन ले सके। कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं उससे ग्रसित रहता है। हर एक इंसान में वो कमी होती है। कुछ लोग उसको पार कर जाते हैं, महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो शासन में आएंगे वो महात्मा बुद्ध तो होंगे नहीं, वो तो व्यक्ति ही होगा। और वो कौन सा व्यक्ति होगा? सत्ता का लोभी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति। सीधे अगर आप कहेंगे कि स्वार्थ निहित है, कि उसको शक्ति चाहिए, उसको पावर चाहिए। जो भी आप आज के डेट में भी अगर लोकसभा सांसदों की को देखते हैं, 80% लोग करोड़पति हैं। 543 स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा का, 543, उसमें से 400 प्लस लोग करोड़पति हैं। तो किसके पास सत्ता जा रही है आप सोच सकते हैं किस तरह से जाती है। और एक दौर ऐसा भी बिहार में, आप लोग बिहार से हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे बूथ कैप्चरिंग, पैसा देके, मीट खिला के, पंचायत चुनाव में। दारू नहीं है, दारू बैन है ना, तो कैसे पिलाएंगे? तो देसी वाला जो पाउच पिला के आप कह लीजिए। आप देखिए कि कैसे वोट को खरीदा जाता है। तो वहां भी लोगों का स्वार्थ ही है, लोगों का स्वार्थ ही है, लोगों की लालच ही है। जो पैसे दे के आपने वोट किया, तो चुनेंगे भी आप किस प्रतिनिधि को? वैसा ही व्यक्ति जो आपके साथ पैसा दे के आपका वोट खरीदा है। वो उस पैसे को, मान लीजिए 1 करोड़ वो चुनाव में खर्च किया, तो 1 करोड़ को 5 करोड़ में कोशिश करेगा कन्वर्ट करे एक टर्म में। वो इंडस्ट्री है ना, इनपुट आया, आउटपुट ज्यादा आना चाहिए, प्रॉफिट होगा तभी तो वहां जाएंगे ना। इनपुट आया, उसको प्रोसेस करके 1 करोड़ को 5 करोड़ बना दिया। इंडस्ट्री है वो। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स एक इंडस्ट्री है जहां पे एक इनपुट लग रहा है और आउटपुट आ रहा है। इतनी करप्ट व्यवस्था हो गई है। और संविधान बनाने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, इस बात को जानते थे कि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो स्वाभाविक है। आप लोग बोल ही दिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। अपने जिस समुदाय से आया है, जिस समाज से आया, जिस सोसाइटी से आया है, जिस रिलीजन से आया है, जिस कलर से आया है, जिस कास्ट से आया है, वो उसके डिसीजन मेकिंग में, उसका जो भी फैसला होगा उसमें वो प्रभावित होगा। तो जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, बाकी 20% में बाकी सारे धर्म आ जाते हैं, वैसे देश में अगर डेमोक्रेसी, जो जनतंत्र जो हमने चुना है, जनतंत्र में चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, जो कि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, जो पहले लाइन को क्रॉस कर गया वही जीत हो जाता है, उसी की जीत हो जाती है। तो 95% चांसेस ये हैं कि पूरा संसद, पूरे का पूरा संसद जो है हिंदू मेजोरिटी से भर जाएगा, सारे हिंदू हो जाएंगे। स्वाभाविक है ना। जहां पे आपका चुनाव हो रहा है कि वहां आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 4-5 कैंडिडेट खड़े हैं, 100 वोटर हैं, अगर मान लीजिए 30-30, एक व्यक्ति को 30 वोट आया, किसी को 25 आया, किसी को 20 आया, जिसको 30 वोट आया वो जीत गया। आपको जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? मात्र 30। 50% भी वोट नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो व्यवस्था चुनी है, 2 तरह का सिस्टम होता है, हम लोग देखेंगे। एक एफपीटीपी होता है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, जो पहले लाइन को क्रॉस कर गया वो जीत गया। दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट सिस्टम। हमने दोनों व्यवस्थाएं रखी हैं जहां पे आपको मिनिमम जो है आधे से ज्यादा लोगों का वोट लेना पड़ता है, तभी आप जीतेंगे। हमने वो व्यवस्था नहीं रखी है संसद और विधानसभा के चुनाव के लिए। तो जो हमारे यहां प्रतिनिधि जो चुन के आएंगे, 30% मात्र आपको वोट चाहिए। 30% चाहिए ना। 30% अगर वोट आपने कंसोलिडेट कर लिया तो आप जीत गए, मोर और लेस। 2014 में भी मोदी जी की सरकार बनी थी तो 31% लोगों ने ही वोट किया था। बाकी 59%, 69% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं किया था। तो 31% का वोट आप कंसोलिडेट कर लीजिए, संसद में आप आ जाएंगे। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मेजॉरिटी का डोमिनेंस होगा। जो जिस धर्म के बहुतायत में लोग हैं, जिसके पास पैसे का बल है, जिसके पास मानव बल है, वो जीतेगा। और दिखता भी है।
आप अगर मुस्लिम एमपीज का नाम अगर गिना दें, गिने चुने आएंगे, 3 से 4% मुस्लिम एमपीज हैं। सिख हैं, वो भी आप देखेंगे कि कितने परसेंटेज लोग हैं। तो मेजॉरिटी किसके द्वारा डोमिनेटेड है? हिंदूज के द्वारा। तो जब कानून बनाने वाले भी हिंदू, मेजॉरिटी में जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो मेजॉरिटी है वही संसद में भी चले गए, तो माइनॉरिटी जो है, जो लोग कम संख्या बल में, उनकी रक्षा कौन करेगा? तो संविधान। इसलिए जो 2 4 5 लोग हैं, उनकी भी हम उनके भी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हिंदी में ना हो क्लास, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश भी होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये एक तो आप लोग को तो मैं जानता हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं ये लोग तो क्लास किए हुए हैं, आपको भी मैं जानता हूँ। और कौन, एक को नहीं पहचानता हूँ शायद, हाँ, इन आपको नहीं जानता हूँ मैं, बाकी लोगों के साथ फेमिलियर हूँ। तो आप लोगों ने तो इंग्लिश वाली क्लास तो की ही है, उन्होंने भी किया है, उनको भी मैं पहचान रहा हूँ। हाँ, मेंस वाली क्लास। माइनॉरिटी भी चाहते हैं, तो अच्छा ही है ना कि मुस्लिम लोगों को सारे मस्जिद पे क्लेम छोड़ देना चाहिए। होना चाहिए ना, जो तर्क दिया जाता है कि आप भी हमारे कल्चर को अपना लो, आप इसी देश में हो, आप भी हिंदू में हो जाओ, आप भी चंदन टीका लगा के घूमो। जो उनका फियर है, जो अभी आप देखेंगे आर्टिकल 44 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कहता है कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। मुस्लिम को यह फियर है कि हिंदू का जो कल्चर है, हिंदू की जो संस्कृति है, उनके ऊपर थोप दी जाएगी, उनके अंदर ये डर है। तो वही चीज है, धीरे धीरे हम लोग चीजों को समझेंगे तो और क्लैरिटी होगी। शुरुआत करते हैं, पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या करना है हमें। पॉलिटी में आप ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मेंस में जाते हैं काफी डिटेल में। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल अगर लक्ष्मीकांत आप लोग अगर पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिसिएट करता हूं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है बीपीएससी के लिए। एक चीज, एक फॉर्मूला आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, आपको संविधान का ज्ञाता नहीं होना है, आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है। बीपीएससी क्वालिफाई करके अफसर बन जाना है, ऑफिसर बन जाना है। बाद में 5 साल के बाद आपको शायद बहुत सारे आर्टिकल याद भी नहीं रहेंगे कि आर्टिकल 100 क्या था, 100वां संवैधानिक संशोधन क्या था, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आपका एम जो है, आपका फोकस जो होना चाहिए, सोनली एंड सोनली की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पीवाईक्यू खरीद लीजिए, उसी को बनाइए। अगर उसके लेवल का आपका नॉलेज हो गया है, आपकी तैयारी ठीक है। वो आप अगर कर पा रहे हैं, समझ के कर पा रहे हैं, तो हो गया, आपकी तैयारी हो गई, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है आपको। और ऑलमोस्ट बीपीएससी में अगर आप पिछले 10 साल का भी सवाल देखेंगे, सिमिलर ट्रेंड्स में सवाल पूछे जाते हैं। पंचायती राज से 2-3 सवाल पूछे जाएंगे आपको, फंडामेंटल राइट से पूछे जाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ, इतनी तैयारी कर लेंगे कि मैं आपको पहले ही बता दें कि 10 में से 8 से 9 सवाल जरूर आप कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन मिस हो गया तो मिस हो गया। इस बार में तो मैं देख रहा था कि 10 में से 10 क्वेश्चन होने वाले थे, दोनों ही जो एग्जाम हुए हैं। एक आध क्वेश्चन तो रहता ही है हर बार। उसके पहले भी मैंने देखा था 12 में से 10-11 जो थे क्लास में डिस्कस किए गए थे। एक आध क्वेश्चन उसमें भी आउट ऑफ द सिलेबस, जो हमारे क्लास का जो सिलेबस था उसके बियॉन्ड था। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, बाकी आप 90% क्वेश्चन जो है क्लास और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको जानना है तो फिर लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ने की इच्छा हो तो कर सकते हैं। एक बुक अगर आप खरीदना चाहें तो ये खरीद सकते हैं, पीएम बख्शी, ये बेयर एक्ट है, इसमें सारे आर्टिकल्स ही सिर्फ दिए हुए हैं। हाँ, नहीं, ये राहुल गांधी के पास ये किताब नहीं है, वो लाल वाला है, वो पतली सी किताब है। इसमें क्या है ना कि इसमें ये तो 14th एडिशन 2015 का है, अब 19th एडिशन शायद आ गया है, या 17th 18th जो भी आ गया हो, या हिंदी मीडियम वाले, शायद पीएम बख्शी हिंदी मीडियम में नहीं है, तो हिंदी मीडियम में भी एक किताब आती है। तो अगर आप ये ले लेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि आप कभी भी पढ़ने में कोई आर्टिकल में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इमीडिएटली ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इमीडिएटली आप उस आर्टिकल के पास गए, देख लिए रेफरेंस के लिए, और आपका काम हो गया। तो ये एक रेडी रेकोनर टाइप से आप कह सकते हैं कि पढ़ाई के समय आप इसको देखते रहें, ध्यान में रहेगा तो आर्टिकल्स कुछ याद हो जाते हैं।
और कहीं भी कंफ्यूजन हो इसका आंसर क्या होगा, कहीं ना मिले तो ये किताब आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स, सबसे वैलिड सोर्स। कहीं भी कंफ्यूजन हो इसको पढ़ लीजिए। क्योंकि जब मैं पढ़ाने की शुरुआत किया था तो मैंने जब कहा कि संविधान में जो है कितने आर्टिकल्स हैं, 395। कितने हैं? और कोई आंसर? 400, 460, 470, 407। अगर मैं सवाल पूछा रहता कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे तो आपका आंसर 395 सही था। और जब मैं आज के डेट में पूछ रहा हूं कि कितने आर्टिकल्स हैं तो अब तो 106 संवैधानिक संशोधन हो चुका है और हर एक संशोधन के बाद या तो कोई आर्टिकल डिलीट किया जाता है या ऐड किया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया लास्ट में, उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए। उसके पहले अगर आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस नए, तो उसमें आर्टिकल नहीं, आर्टिकल में क्लॉज जोड़े गए। उसके भी पहले अगर आप देखते हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें भी आप देखेंगे कि जीएसटी के लिए अलग से आर्टिकल्स जोड़े गए। तो जितना भी आप पीछे जाते जाएंगे देखेंगे कि हर एक अमेंडमेंट के बाद एक नए आर्टिकल्स जोड़े जा रहे हैं। लेकिन उन आर्टिकल का स्वरूप क्या है तो आप देखेंगे कि 39 और कैपिटल ए या आप कह लीजिए क, ऐसे जोड़ा जाता है ना। उसी तरह से 43 ए या क, 48। तो ये क्या, ये नए आर्टिकल है या उसी में समाहित है? उसी में समाहित है, नए आर्टिकल्स हैं। अब आप इसका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? आर्टिकल 51A ये क्या है, कोई बताइए, कोई अगर पढ़े हैं तो। मूल कर्तव्य, ये नया जोड़ा क्या गया, ओरिजिनल में है। आर्टिकल 51 तो पहले ही से था, डीपीएसपी का पार्ट था। आर्टिकल 51 कहता है कि विश्व में शांति की स्थापना करेंगे हम, हमारा विदेश नीति ऐसा होगा कि हम पीस को एस्टेब्लिश करें, शांतिपूर्ण ढंग से दो देशों के बीच में रिश्ता चले, इसकी हम कोशिश करेंगे। और ये कहता है कि आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक कैसे है, दोनों दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि 51 के बाद ही इसको ऐड करना था, डीपीएसपी के बाद ही मूल कर्तव्य को जोड़ना था। तो 51 के बाद तो 52 ऑलरेडी कोई यार दूसरा आर्टिकल था, तो कहां जोड़ा जाए, जगह उसका उचित यही है। पीछे जोड़ देंगे तो कोई उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, तो 51 के बाद 51A करके जोड़ दिया गया, तो यह नया आर्टिकल ऐड होता है। तो अप टू 105वां जो संवैधानिक संशोधन है उस समय तक हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स की संख्या है वो है 470, 470। 105वें संवैधानिक संशोधन तक 106 में देखना होगा कि कितने जोड़े गए हैं, 2 या 3। तो 470 से 475 के बीच में आपका आंसर लाई करेगा, 395 नहीं, ये मूल संविधान में था। तो कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आपके पास ये बुक है, यहाँ पे आप देखिए आर्टिकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कितने आर्टिकल्स हैं, वो सब कुछ दिया रहेगा आपको, कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग थे और आज के डेट में कितने भाग हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 22 भाग, आज भी कोई कहेगा कि लास्ट वाला देखिए तो 22वां भाग ही है सर, कैसे आप कह रहे हो कि 25 भाग हैं है ना। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला इसका इंडेक्स पेज होता है इसमें भाग दिया हुआ है, कितने भाग हैं। तो लास्ट वाला जो भाग अगर आप खोल के देखेंगे तो कहेगा कि ये तो 22 है सर, 22 ही भाग है, आप कह रहे हो कि 25 है, ऐसा कैसे हो गया। मतलब इसमें जो लास्ट वाला देखेंगे या लास्ट आर्टिकल भी देखेंगे तो आर्टिकल 395 ही है आज भी, 395 के बाद 396 आर्टिकल नहीं है। तो लास्ट आर्टिकल अगर लास्ट पेज पे खोल के देखेंगे तो 395 है, 395 ही हुए ना। तो जो बीच वाले जो ऐड हुए हैं उसको आप काउंट करना पड़ेगा, तभी आप उस नंबर तक पहुंचेंगे 470 तक। वैसे ही नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं तो 22 ओरिजिनल में थे, आज के डेट में 25 है, नए नए पार्ट्स जोड़े गए हैं। तो इन सब कंफ्यूजन में कई बार होता है, कोई ऑनलाइन गूगल आप खोल के देखिएगा तो उसमें 448 आंसर मिलेगा। सबसे पहला जो आंसर है गूगल करके आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 448। कितने आर्टिकल्स हैं तो 448। फिर उसके अंदर कोई जाना नहीं चाहता है, ऊपर ही देख के निकल गए सर ये गूगल तो कह रहा है 448, 448 ही है। और वो किसका टेक्स्ट पकड़ता है तो बाइजू का। बाइजू ने 4-5 साल पहले वो लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उसी को वो दिखाता है गूगल फर्स्ट। तो कई बार गूगल भी फेल हो गया है।
तो यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना खुद का दिमाग लगा के। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है, और फिर आप चीजों को समझिए। तो वही मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि क्लास और एनसीईआरटी, ये दो चीजें आप अपना मूल मंत्र बना के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में अगर आप ये करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप हिस्ट्री कर लिए होते तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, आराम से हम लोग स्किप कर जाते। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार मैं एटलीस्ट ईयर और कौन सा एक्ट आया था उसके बेसिस पे हम लोग इसको कर लेंगे। इसके बाद संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें वो सब हम लोग कर लेंगे कि कितने भाग हैं, भाग यानी पार्ट्स, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, शेड्यूल्स, ये सब हम लोग संविधान के बारे में जान लेंगे कि उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। संविधान सभा के बारे में भी इसी में जान लेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अनुसूची, ये सब चीज हम लोग कर लेंगे कि संविधान में आपके कैसे बना था संविधान सभा का निर्माण, इसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, अमेंडमेंट्स कितने हुए, ये सब हम लोग संविधान वाले में सेकंड जो टॉपिक है उसमें हम लोग जान लेंगे। और भी इसमें कुछ जोड़ना है तो संविधान के स्रोत, ये कई बार पूछते हैं और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से, कौन से देश से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। जो महत्वपूर्ण है वो खूब पूछता है, डीपीएसपी के बारे में काफी पूछता है कि कहाँ से लिया गया है। हमेशा एक सवाल आपको 2-3 साल में दिख ही जाएगा बीपीएससी में, तो वो सब हम लोग देख लेंगे। इसके बाद फिर हम प्रवेश करेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में प्रस्तावना, तीसरा जो है आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, छठा आपका हो जाएगा मूल आपके कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, के बाद आ जाएगा आपका केंद्र सरकार,
सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग संसद, पहले आप ये लिख लीजिए, कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और आपका संसद, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कह लीजिए, और आपका सुप्रीम कोर्ट। ये इसको अलग से नहीं, कार्यपालिका और संसद ये कर लेंगे हम लोग। कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। संसद में आपका कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, वो देख लेंगे हम लोग। इसी तरह से सिमिलर आपका राज्य सरकार का भी है। राज्य सरकार में भी कार्यपालिका और वहाँ का विधानमंडल, 8वां राज्य सरकार। ये हो गया ना। आपका हो जाएगा राज्य सरकार। इसमें भी आपका जो है उसकी कार्यपालिका, उसमें आपके राज्यपाल आ जाएंगे, और वहाँ का मंत्रिपरिषद, स्टेट एग्जीक्यूटिव, और वहाँ का विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, जुडिशियरी, में आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। दसवां हो जाएगा आपका लोकल बॉडीज। इसमें आपका दो चीज है, पंचायती राज और नगर पालिका। पंचायती राज और नगर पालिका। म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे। इसके अलावा एक और टॉपिक बच जाता है आपका, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसमें आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, ये सब आ जाएगा उसमें, चुनाव वाला जो पार्ट है। आगे बढ़े। अच्छा, लिख लीजिए, ताकि बीच बीच में मुझे रिमाइंड कराते रहिएगा कि कितना बच गया है, कौन सा टॉपिक आपने छोड़ दिया है, कौन सा छूट गया है। कुछ छूटेगा नहीं वैसे, पूरा जब क्लास हो जाएगा तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए भी फर्स्ट पेज पे कि आपने प्रॉमिस किया था सर ये सिलेबस है, और आपने ये छोड़ दिया, तो वो छूटेगा नहीं। सारे टॉपिक हम करेंगे। इसके अलावा भी कुछ एडिशन जो होता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है संवैधानिक निकाय या संस्था,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप इसको महालेखाकार आप कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या आता है? नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना, ना तो वो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। नीति आयोग एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ना कि संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक संस्था। दो तरह के बॉडीज होते हैं, एक संवैधानिक और 12वां जो है वैधानिक, स्टैट्यूटरी बॉडी आप कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसमें आपका वो सारा कमीशन आ जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो भी है, 3 बॉडीज जो हैं, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और अब नया जो है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ये सारे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल, हाँ वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा, आर्टिकल 76 वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है एक्चुअली, जो कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका, और वहाँ जो आपका है स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों हम लोग एक ही साथ कर लेंगे। दोनों में थोड़ा थोड़ा का फर्क है, एक साथ उस दोनों को कंपेयर करके जो भारत सरकार के स्तर पे होता है और जो राज्य सरकार के स्तर पे, दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे आर्टिकल्स के साथ, वो आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आयोग, और इसमें वैधानिक में आपका जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एनएचआरसी, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सब हम लोग यहाँ कर लेंगे। वैधानिक नाम आपको जरूर जानना है, नाम आपको जरूर जानना है कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है, कौन सा वैधानिक है, ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो आपके पास सोर्स है वो है आपके पास लक्ष्मीकांत का इंडेक्स। उसमें अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं कि संवैधानिक संस्थाएं, और अलग अलग हेडिंग्स हैं, तो वो हेडिंग्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं। फिर उसके बाद वैधानिक संस्थाएं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, उसका भी एक लिस्ट है, जो फर्स्ट दो चार पेज आप पलटेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसका हेडिंग आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है। और एक जो नीति आयोग जो आप कह रहे हैं, नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो ना तो इधर फिट होती है ना इधर फिट होती है। उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित किया गया। पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो भी वैसे ही था, और अभी जो नीति आयोग है वो भी उसी तरह से है, राष्ट्रपति के आदेश से कोई एक संस्थान बन गया। वैधानिक मतलब संसद, पार्लियामेंट कानून बना के उसको बनाता है। पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाएगा, एक कानून बनाएगा, और उस कानून के तहत उस संस्था का निर्माण होता है, उस बॉडी का निर्माण कानून से होता है। और संविधान मतलब संविधान में ही दिया हुआ है, जैसे 324 आप देखेंगे कि उसमें चुनाव आयोग की बात की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाती है। संविधान में ही उसको कह दिया गया कि आपको ये संस्थान बनेगा जो चुनाव कराएगा, इलेक्शन कराएगा। तो मोर और लेस इसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। इसलिए आप सीएजी जैसे ये जो 148 आर्टिकल है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका काम है कि अकाउंट्स की जांच करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए, तो इसका 148 आर्टिकल में डायरेक्ट लिख दिया गया है। कुछ कुछ अपवाद हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आर्टिकल 82 है, 82, इसमें डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग की बात करते हैं हम लोग। परिसीमन आयोग के बारे में सवाल पूछा जाता है, ऐसे मुझे लगता है बीपीएससी में भी शायद पूछा गया है कि परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन कौन सी संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है,
या गैर वैधानिक संस्था है? नन ऑफ द अबव, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। परिसीमन आयोग को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि परिसीमन आयोग को हम लोग संवैधानिक संस्था कहेंगे, कौन-सी संस्था कहेंगे? तो डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराया गया, डिलिमिटेशन किया गया, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की गई, चुनाव होने वाला था वहाँ पे। तो उसके पहले कश्मीर को 2 पार्ट में बाँट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए, केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ नए सिरे से चुनाव कराया जाना था, तो वहाँ पे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था राज्य के लिए। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे आर्टिकल 82 82, तो वहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि क्या है वो, कौन-सी संस्था है। सोर्स तो आप देखिए कि 82 में लिखा हुआ है, लेकिन वो है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वहाँ हम लोग जाके पहुँचेंगे तब डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में डिलिमिटेशन होना है 2026 के बाद। अभी आप देखेंगे कि 2026 के बाद जैसे ही जनगणना के आंकड़े आएंगे, नए सिरे से आपको पूरे भारतवर्ष में परिसीमन कराया जाएगा, डिलिमिटेशन कराया जाएगा। उसको समझना होगा कि डिलिमिटेशन होता क्या है, परिसीमन होता क्या है, उसका काम क्या होता है। जब 82 में पहुंचेंगे फिर हम लोग बात करेंगे कि संवैधानिक संस्था है या नहीं है, महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही कुछ एक आध को छोड़ के अदरवाइज आप देखेंगे कि जो भी डायरेक्ट सोर्स दिया हुआ है संविधान के अंदर, जो आर्टिकल उसके बारे में मेंशन है, उसको हम लोग सीधा मान लेते हैं संवैधानिक संस्था है। सीएजी संवैधानिक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में साफ साफ लिखा हुआ है हर एक 5 साल में उसका गठन होगा। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। तो ये सब जो है संवैधानिक संस्था है। गैर ये जो वैधानिक संस्था, जो भी संसद ने कानून बना के पार्लियामेंट बाय लॉ उसको एस्टेब्लिश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक संस्था। एक जो छूट गया ऑनलाइन में, बच्चों ने रिमाइंड कराया मुझे। आगे की वीडियो को देखने के लिए आस्था आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करें।